महाजनभाषायै संस्कृताय श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृत वाद्ययंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र के बारे में व्याख्या करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं। यहाँ लिखा है कि उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात हम अगर सूत्र की दृष्टि से देखें तो सूत्र में कहा गया है कि उकालः यानी ऊ को काल के अर्थ में मानकर, कालात के अर्थ में मानकर उसको ह्रस्व दीर्घ और प्लुत अच की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ऐसी तीन संज्ञाएं कर सकते हैं। ऊ को ह्रस्व दीर्घ प्लुत में बांट सकते हैं। तो किस प्रकार से बांट सकते हैं उसके लिए हमें वृत्ति जाननी होगी। तो उसकी वृत्ति है उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। यहाँ लिखा है उकालोच यानी अच है, तो अच की ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी, किसी भी व्यंजन वर्ण की नहीं होगी, सिर्फ अच की ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी। पहले हम वृत्ति रख लेते हैं, फिर और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वृत्ति में जो पहला वाक्य लिखा है वह है उश्च ओश्च ऊश्च वह। यह कहता है कि उश ऊ छोटा ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार और प्लुत उकार, ऐसे तीन उकार होते हैं। तो ह्रस्व उकार कौन होता है? जो पहले पढ़ते हैं अय्योण में जो पहला सूत्र में आता है ऊ, फिर ऊ और ऊ मिलकर एक दीर्घ उकार भी बनता है, फिर एक प्लुत उकार है। हम इसे इस प्रकार समझेंगे कि अगर ह्रस्व को बोलने में हमें 1 सेकंड का समय लग रहा है तो दीर्घ को बोलने में 2 सेकंड का लगेगा और प्लुत को बोलने में 3 सेकंड का समय लगेगा। प्लुत के समक्ष जो 3 का साइन लिखा है, जो 3 बने हुए हैं, वह प्लुत का चिन्ह होता है। उससे हम ये समझ पाते हैं कि यह प्लुत का चिन्ह है। लौकिक संस्कृत में प्लुत का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, वैदिक संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता था। पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत यह एक सार्वत्रिक नियम है, हर जगह आपको ये प्राप्त हो जाएगा ह्रस्व और दीर्घ का। साहित्य में तो ह्रस्व और दीर्घ का बहुत भयंकर प्रयोग होता है, क्योंकि छंदों के निर्माण में ह्रस्व और दीर्घ को बहुत देखना पड़ता है। तो उश्च ऊश्च ऊश्च यानी ह्रस्व उकार और फिर दीर्घ उकार और प्लुत उकार वह। और वह अर्थात क्या होगा? तो वह ऊ का बहुवचन है। जिस प्रकार गुरु का बहुवचन गुरवः होता है, केतु का बहुवचन केतवः हो जाता है, उसी प्रकार ऊ का बहुवचन वह हो जाता है, क्योंकि सु औ जस विभक्ति लगती है, जस में अस बचता है और फिर अस से उसको जोड़ दिया जाता है ऊ को, तो संप्रसरण हो जाता है ऊ का, तो वह हो जाता है। देखिए एक प्रकार, ये देखिए प्रथमा के बहुवचन में जस प्रत्यय लगता है, सु औ जस, फिर जस को अस जा की संज्ञा हो जाती है तो अस बचता है और ऊ और आ मिलकर वाह हो जाता है, क्योंकि ऊ का संप्रसरण हो जाता है, ऊ के यण संधि हो जाती है, ऊ के स्थान पर वाह आदेश हो जाता है, तो ऊ वा में मिल जाता है तो वाह हो जाता है। फिर सा की विसर्ग आदेश हो जाता है, रुत्व विसर्ग हो जाता है, तो सा से विसर्ग वाह। तो यहाँ उश्च ऊश्च ऊश्च वाह का अर्थ है कि तीनों ऊ, जहाँ भी वाह का प्रयोग वह लिखा होगा वह अर्थात तीनों ऊ। तो उश्च ऊश्च और ऊश्च वह, इन तीनों ऊ की क्या होती है? तो अब आगे की वृत्ति में देखिए आप, आगे लिखा है कि उश्च ऊश्च ऊश्च वह, इन तीनों ऊ की वाम। वाम अर्थात होता है इन तीनों ऊ का। अब वाम से हम तीनों ऊ का कैसा अर्थ निकालेंगे? जैसे प्रथमा बहुवचन में वह बनता है तो षष्ठी बहुवचन में वाम बनता है, जैसे गुरवाम बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वाम आदेश होगा षष्ठी बहुवचन में, तो वाम काल इव कालो, उस वाम तीनों ऊ की काल अर्थ में वाम कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं हम। ये देखिए षष्ठी में गी और आम प्रत्यय लगते हैं, बहुवचन में आम प्रत्यय लगता है, तो ऊ को आ में जोड़ेंगे तो जैसे ऊ को अस में जोड़ा था पहले तो वाह हो गया था, तो यहाँ भी वाह हो जाएगा, पर दीर्घ वाह होगा, क्योंकि दीर्घ आकार है तो दीर्घ वाकार होगा, तो वाह हो जाएगा और माँ का अनुस्वार आदेश हो जाएगा, तो वाम ऐसा रूप बन जाएगा। तो यहाँ वाम का अर्थ वही है कि वाम काल इव काल। वाम अर्थात उन तीनों ऊ का। कौन तीनों ऊ का? उश्च ऊश्च ऊश्च, इन तीनों ऊ का काल यानी समय, काल से तात्पर्य यहाँ लेंगे समय का, यानी टाइम। इव अर्थात समान, यानी उश्च ऊश्च ऊश्च, इन तीनों ऊ का काल जिसके समान हो। किसके समान हो? जिस अच के समान। सह अच, सोच अर्थात सह अच। यस्य अर्थात जिस अच के समान हो वह अच। किस? ऊश्च और ऊश्च वह, इन तीनों ऊ का काल जिस
दूसरे अच के हो, उस दूसरे अच के काल के समान हो। एव अर्थात समान। सह अच अर्थात वह अच के क्रम से क्या संज्ञा होगी, कहा ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। तो हम देख लेते हैं, पहला जो उच्च है उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी। पहला जो उच्च है उसकी ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी। जो दूसरा ऊष्ट है उस ऊष्ट की दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। और जो तीसरा है ऊष्ट उसकी प्लुत संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसे पहले ऊ के समान जिसका काल होगा, पहला ऊ कौन सा है, जो ह्रस्व उकार है, उसके समान जिस भी अच का काल होगा, जैसे छोटी ई, छोटा आ, इन छोटी री, इनका जो काल है वो ऊ के काल के समान है, ह्रस्व ऊ के काल के समान है, इसलिए इन सब की ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी। फिर दीर्घ ऊ के समान जिसका कार्य होगा, जिसके दीर्घ ऊ के समान जिसका काल होगा, समय लगेगा जिसको बोलने में, वो उस अच की भी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। जैसे दीर्घ आकार, दीर्घ ईकार, दीर्घ ऊकार और दीर्घ रीकार, ऐसे इनकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। फिर प्लुत संज्ञा किनकी होगी, जिसका ऊष्ट के समान समय लगता है, ऊ, उसके ऊ का ज़्यादातर प्रयोग हम जैसे संबोधन में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कभी प्लुत का प्रयोग हो जाता है। हे राम आगच्छ अत्र गौश्चरति, ऐसा प्रयोग आएगा आगे, तो वहाँ पर जो राम है वहाँ पर प्लुत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही इस जिस भी स्वर वर्ण की प्लुत संज्ञा होगी, जिसको 3 सेकंड यानी पलक झपकने का, पलक 3 बार जितनी झपकाते हैं हम उतना समय लगता है उस स्वर को बोलने में, वह स्वर की प्लुत संज्ञा होती है। जैसे मैं लिख कर बताता हूँ, ये मैंने लिख दिए हैं, जैसे ह्रस्व आ, ई, उ, री, ली, ये जो वर्ण है वह ह्रस्व वर्ण है, क्योंकि इनको बोलने में एक बार पलक झपकने का समय लगता है, 1 सेकंड का, अगर हम माने तो 1 सेकंड का समय लगता है। फिर दीर्घ वर्ण वो हैं जिनको बोलने में 2 सेकंड और 2 बार पलक झपकने का समय लगता है। आ, ई, उ, री, इन वर्णों को बोलने में हमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, और ह्रस्व से 3 गुना समय हमें प्लुत बोलने में लगता है। आ, ई, उ, ऐसे इनको बोलने में हमें 3 सेकंड यानी 3 गुना समय लग रहा है ह्रस्व से, इसलिए इनकी प्लुत संज्ञा है। तो यही सूत्र कह रहा है कि वाम अर्थात तीनों ऊ का काल के समान जिसका काल होगा, जिस अच का काल होगा, उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाएगी। यही कहना चाहता है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यह सूत्र। यह पुरुषुक्त है। अगर हम पुरुषुक्त के 13वें मंत्र की ओर ध्यान दें तो यहाँ लिखा है, ये जो श्रोत्रान तथा लोकान, यहाँ जो लोकान लिखा है यह लोकान प्लुत स्वर है, तो हम इसको लोकान ऐसा पढ़ते हैं। तो यह वैदिक संस्कृत का प्रयोग है। ऐसे प्रयोग वैदिक संस्कृत में आपको बहुतायत मिल जाएंगे, लौकिक संस्कृत में ऐसे प्रयोग बहुत कम आते हैं, पर लौकिक संस्कृत में भी इनका प्रयोग होता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा उन स्वरों की होती है जिनको बोलने में उनके समय के अनुसार लगता है। जैसे ह्रस्व ऊ के समान जिसका काल होगा उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी, दीर्घ ऊ के समान जिसका काल होगा उसकी दीर्घ संज्ञा होगी, जिसकी प्लुत ऊ के समान काल होगा उसको प्लुत संज्ञा होगी। अब यहाँ पाणिनि जी ने ऊ का ही ग्रहण क्यों किया, उन्होंने ई कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः या आ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऐसा क्यों नहीं कहा। तो इसके लिए एक जो हमारे मित्र हैं एक झाजी, तो वह कहते हैं कि ऊ को इसलिए लिया क्योंकि जो मुर्गा होता है, तो मुर्गा जब प्रातः बांग देता है अपनी, वो कुकड़ो कू कहता है, तो जो उसका अंत का स्वर होता है ऊ, वह स्पष्ट स्वर होता है कुकड़ो कू, इसलिए उन्होंने ऊ को ग्रहण किया। और वैसे माना जाए तो ऊ जो वर्ण है, जो स्वर है ऊ, वह प्रकृति से मिला हुआ है, प्रकृति के साथ सबसे ज़्यादा संबंध ऊ का है, क्योंकि हम जब ओम की ध्वनि करते हैं तो ओम शब्द का निर्माण भी ऊ के बिना नहीं हो सकता। तो ऊ एक स्पष्ट स्वर है, इसलिए ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऐसा कहा, इकालो, आकालो, रिकालो ऐसा नहीं कहा। आज की वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमः जन भाषायै संस्कृताय।